हाय दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टीम बनारस में। आइए आज देखते हैं 4 जनवरी 2022 की हुई सीटेट के पेपर को। इसमें हम लोग सीडीपी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल की उपयोग का एक उदाहरण है? तो एक पैर पर संतुलन करना, एक मोटर की उंगलियों से दबाना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने उलटना, या फिर चौथा है पेंसिल पकड़ना। तो एक पैर पर संतुलन करना आपका स्थूल कौशल का उदाहरण होता है। स्थूल कौशल के अंतर्गत आपके शरीर के बड़े अंग आते हैं, जैसे आपका हाथ हुआ, पैर हुआ, आपका चलना हुआ, फिरना हुआ, दौड़ना हुआ, कूदना हुआ। यह सब स्थूल कौशल के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं होती हैं। जबकि अगर हम बात करें सूक्ष्म कौशल की, तो इसमें आ जाएगा आपकी हाथ की उंगलियों का प्रयोग। जैसे आप एक मटर को उंगलियों से दबाते हैं तो इसमें उंगलियों का प्रयोग करेंगे, तो यह सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। किताब के पन्नों को उलटने के लिए आप हाथ की उंगलियों का प्रयोग करेंगे, तथा ऐसे ही पेंसिल को पकड़ने के लिए भी आपके हाथ की उंगलियों का प्रयोग करेंगे। यह सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि यह किसका परिणाम है। यह आनुवंशिकी और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन होता है। या फिर अगर हम इंग्लिश में बात करें तो डेवलपमेंट क्या होता है, वह हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आपका विकास क्या होता है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन या किशोर अवस्था। तो इसे प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। इसी को प्रारंभिक बाल्य अवस्था भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, तथा उसका भाषाई विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अभिकथन दिया है और साथ में उसका रीजनिंग दिया है, यानी कि कारण दिया है। अभिकथन है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं, तो सही कथन है। और रीजन है कि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, तो यह भी सही है। यानी कि जो रीजन है वह एक ही सही व्याख्या करता है और दोनों सही भी हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि और आर दोनों सही हैं। और ए क्या करता है, यानी कि आर क्या कर रहा है, एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? पहला है शिक्षक की गतिशीलता, तो यह तो सही है। दूसरा विविध सामग्रियों का प्रावधान, यह भी सही है। तीसरा मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, यह भी सही है। चौथा है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना, तो यह न सही है। इसकी बात व्यवहारवादी करते हैं, न कि पियाजे करते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते हुए पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं? तो यह किसकी विशेषता है? यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसने इसको कहा है, तो लेव वागोस्की ने कहा है। लेव वागोस्की से आपका सीटेट में हर साल 2 से 3 प्रश्न बनता ही बनता है। इन्होंने ही सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है किसने? लेव वाइगोस्की ने। इनके अनुसार जो बच्चा है वह समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में सीखता है, और बच्चे के विकास में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे, फिर से देखिए वाइगोस्की से क्वेश्चन बन गया कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर ही डिस्कस किए थे कि वाइगोस्की किससे सीखता है, तो वह साथियों के साथ बातचीत करके सीखेगा। क्योंकि बच्चा जब समाज में जाएगा, अपने दोस्तों से घुलेगा मिलेगा, उनसे वाद विवाद करेगा, चर्चा करेगा, तो इससे क्या होगी, उसकी समझ विकसित होगी, उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बाल केंद्रित कक्षा में, तो जब भी बाल केंद्रित कक्षा की बात करें तो उसमें बच्चा हमेशा सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, और जो टीचर होता है वो एक फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है, और बच्चा क्या होता है, एक सक्रिय खोजकर्ता होता है, सक्रिय अन्वेषक होता है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कि ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होता है, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो कौन सा है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के 3rd स्टेज के अंतर्गत आता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी कि जो बच्चा है वह कोई काम इसलिए करता है ताकि उसे दूसरों के द्वारा प्रशंसा मिले, वो यानी कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कार्य करता है। वह क्लास में इसलिए ज़्यादा नंबर लाना चाहता है ताकि टीचर उसे शाबाशी दे कि वह एक अच्छा लड़का है या फिर अच्छी लड़की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में रिक्त स्थान। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में रिक्त स्थान बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, जिससे बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है, और इन्होंने कुल 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है। और जो व्यक्ति वनस्पति और जीवों के सुंदरता को पहचान सकता है उसकी बुद्धि कैसी होती है, तो वह प्रकृतिवादी बुद्धि होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है, तो यह बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है, 2020 बहुभाषावाद का सिफारिश करता है और इसके अनुसार बालकों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही देना चाहिए ताकि भाषा बच्चे के विकास में अवरोध उत्पन्न न कर सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़की अधिक बुद्धिमान अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है, तो यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है, जेंडर बायस का उदाहरण है, क्योंकि शिक्षिका यहाँ पर क्या कर रही हैं, लड़के और लड़कियों में भेदभाव कर रही हैं कि लड़का जो होता है वो क्या करता है, ज़्यादा बहादुरी वाला कार्य करता है, जबकि लड़की ऐसा नहीं करती हैं। तो यह किसका उदाहरण है, जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अभिकथन दिया है, साथ में उसका कारण दिया है। अभिकथन है कि शिक्षकों को बच्चों को आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए, तो यह सही बात है। और रीजन दिया है कि कोई भी मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है, तो यह भी आपका सही जवाब है। यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर क्या करता है, सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है, तो इसका सही जवाब है तीसरा, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना करना अधिगम के आकलन को नहीं दर्शाती है, क्योंकि तुलनात्मक आकलन से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो बालकों के सतत विकास के लिए सही नहीं माना जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बचे हुए CDP के 15 क्वेश्चंस को उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे।